नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन ने जो क्लास स्टार्ट करी थी उसमें एक यूनिट अपना कंप्लीट हो गया था। आज जो अपनी क्लास होगी वो एक नए टॉपिक के साथ है, वो है बोर का परमाणु मॉडल, यानी कि एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर। तो इस टॉपिक से अपने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ लैब असिस्टेंट की दृष्टि से देखा जाए तो 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस एटॉमिक मॉडल से। किसका? परमाणु का। ठीक है, तो बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने 3 पोस्टुलेट माने थे, यहाँ पर 3 परिकल्पनाएं की थी। वो 3 परिकल्पनाएं क्या हैं? उसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात करूं, प्रथम परिकल्पना, यानी कि फर्स्ट पोस्टुलेट। इसने क्या बोला कि जो अपना परमाणु है, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड एक वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसमें? सर्कुलर ऑर्बिट में। किन में चक्कर लगाते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में। और इन सर्कुलर ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? स्थायी कक्षा। ठीक है, अब जब भी कोई भी पार्टिकल हो या कण हो, किसी भी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, तो उसको एक अभिकेंद्रीय बल की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इसको कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन, यानी कि नाभिक के बीच में जो बल लग रहा है, कौन सा? कूलाम आकर्षण बल। उस कूलाम बल के कारण क्या मिलेगी उसको? उस सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको रिक्वायरमेंट है वो मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस नाभिक की बात करूँ तो नाभिक में आवेश होता है Ze। जेड क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। ई अपने पास 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या था? F = K Q1 Q2 r²। अगर मैं इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या मान लूँ? r। ठीक है, तो Q1 अपने पास Ze हो जाएगा, Q2 आपके पास E हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा F = K Ze × E/r²। तो यहाँ से अपने पास जो F बनेगा वो F बन जाएगा K Ze²/re²। और ये बल किसके बराबर में होगा बच्चों? अभिकेंद्रीय बल के बराबर, जिसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv²/r। और ये किसके बराबर हो जाएगा? kZ²/r²। तो ये इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट थी, प्रथम परिकल्पना। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा? कूलाम बल से। किस किस के बीच में? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लग रहा होगा। सेकंड अपने पास ये तो हो गया आपकी फर्स्ट पोस्टुलेट। और फर्स्ट पोस्टुलेट में अपने पास एक तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सा पथ माना था इन्होंने? वृत्ताकार। कौन सा माना था? वृत्ताकार। ये तो हो गई प्रथम परिकल्पना। अब अपन चलते हैं सेकंड परिकल्पना पे। सेकंड जो पोस्टुलेट इसने माना वो क्या माना
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ही वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, यानी कि उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाएंगे, वो रिवॉल्व करेंगे जिनका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का मान h/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज। क्या हो, पूर्ण गुणज। यानी कि जो आपके पास h/2 है उसका क्या होगा, हमेशा पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर n है ये आपके पास क्या होती है, कक्षकों की संख्या। क्या होती है, कक्षकों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, जिसकी वैल्यू अपने पास 1 से स्टार्ट होती है। 1 का मतलब मिनिमम आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि 0 कक्षक तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो h है, h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। अब आपके पास जो लैब असिस्टेंट में 2 बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसी से, सेकंड वाले से, ठीक है ना। सेकंड वाले जो पोस्टुलेट है इस पे क्वेश्चन बने हैं और इतना आसान बना है। पहला क्वेश्चन जो 2016 में आया था आपका यहाँ से, वो आया कि n बराबर 2 कक्षक के लिए, n बराबर 2 कक्षक के लिए आपके पास कोणीय संवेग का मान कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। और उस एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mvr = nh/2π, जिसको अपन कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो n की जगह आप 2 पुट करोगे यहाँ पर, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h/2π, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, h/π। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। केवल आपको n की जगह 2 पुट करना था और आंसर निकालना था। बहुत आसान क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब जो सेकंड पोस्टुलेट है इसको अपन कोणीय संवेग का क्वांटीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट। अब बात करते हैं अपन थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो कोई भी एनर्जी वो इमिट नहीं करता, यानी कि विकिरण उत्सर्जित नहीं करता। लेकिन जब वो एक कक्षक को छोड़ के दूसरे में जाता है, यानी कि किसी भी एक ऑर्बिट को एस्केप करके किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। जब हाई एनर्जी से लो में आता है तो एनर्जी इमिट करेगा, लो एनर्जी से हाई में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे अपन ने मान लिया ये कक्षक है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो इस वाले में से इसमें आ रहा हो, इस वाले में से इसमें आ रहा हो, या इसमें से डायरेक्ट फर्स्ट में आ रहा हो, ठीक है। तो जो यहाँ से एनर्जी इमिट होगी, उस एनर्जी की जो वैल्यू है वो उन दोनों कक्षकों के एनर्जी के सब्ट्रैक्ट के बराबर होगी। यानी कि उन दोनों में जैसे एक की अपने पास 8 जूल, एक की है 4 जूल, तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, 8 - 4 बराबर में 4 जूल के बराबर में। तो इस E को हम लिखते हैं h न्यू। क्या लिखते हैं, h न्यू, और ये फॉर्मूला बन जाएगा En2 - En1। यहाँ पे जो En1 है ये है निम्न कक्षक की ऊर्जा, और En2 है ये है उच्च कक्षक की ऊर्जा, ठीक है ना, लो ऑर्बिट की एनर्जी। और ये कौन से की है, उच्च कक्षक की ऊर्जा। तो इस एनर्जी के इक्वल क्या करेगा, वो एनर्जी रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है।
तो ये अपने पास 3 पोस्टुलेट हो गए। पहला कि जब इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलाकार ऑर्बिट पे क्या करेगा, रिवॉल्व करता है, जिसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में लगने वाले बल से। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी कि 1 2 3 4 पाई मल्टीप्लाई में हो। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थर्ड अपने पास जो पोस्टुलेट थी, अगर रिवॉल्व एक फिक्स ऑर्बिट में लग कर रहा है वो, तो कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं करता। लेकिन जब वो एक कक्षक के दूसरे कक्षक में जाता है, यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एस्केप करेगा, तो एनर्जी इमिट करेगा, और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, उन दोनों कक्षकों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, जो अपने पास ये फॉर्मूला है। तो ये 3 पोस्टुलेट से एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन से फॉर्मूले पूछ सकता है, और एक मैंने बता दिया 2016 में कैसे आया था। अब यहीं से अपन निकालते हैं कि इस एटम मॉडल के बेस पे जो इसने पैरामीटर निकाले बोर ने, वो पैरामीटर या प्राचल क्या क्या है। पहला इसने निकाला था एनवी कक्षा की त्रिज्या, एनवी कक्षा की त्रिज्या, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो आती है वो अपने पास आती है Rn = 0.529 n² एंगस्ट्रॉन। यहां पर n वही कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, z एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये अपने पास nth ऑर्बिट रेडियस का फॉर्मूला है, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखा जाए तो जो रेडियस है वो एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल टू। यानी कि जैसे जैसे आप कक्षकों की संख्या में वृद्धि करते हो, उनको इंक्रीज करते हो, तो एटम की जो रेडियस है वो क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपका एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है, Rn प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है। सेकंड, अगर Rn की वैल्यू है, देखा जाए तो यहाँ से जो एटम नंबर है उस z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे अपन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, या नाइट्रोजन पे जाएंगे, या फॉस्फोरस पे जाएंगे, या पोटेशियम पे जाएंगे, तो नंबर बढ़ने पर रेडियस क्या होगी, कम होगी। लेकिन कक्षकों की संख्या बढ़ने पर रेडियस का मान बढ़ेगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, ठीक है। एक अपने पास, अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो z इक्वल टू कितना पुट करोगे, 1। और प्रथम कक्षक की बात करूं, मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो n की जगह कितना पुट करोगे, 1। तो वहां से R1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.529 एंगस्ट्रॉन निकल के आएगी। तो एक रिलेशन याद रखना, Rn इक्वल टू R1n²/z। इस फॉर्मूले से अपने पास क्वेश्चन होंगे। आपको फर्स्ट ऑर्बिट की क्या दे देगा, और रेडियस दे देगा। और किसकी पूछेगा, 5th की पूछ सकता है, 10वीं कक्षा की पूछ सकता है, 50वीं की पूछ सकता है। तो आपको n की जगह वैल्यू पुट करना है। z में अगर हाइड्रोजन एटम दे रखा है तो आपको z की जगह हमेशा 1 लेना है। अगर आपके पास दूसरा दे दे तो उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर निकालना है। जैसे इस पे एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि अपने पास कोई भी हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम में लिथियम प्लस प्लस की 5वीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है कि अपने पास कोई भी हाइड्रोजन एटम का एक पीस है, नमूना है,
उसमें से लिथियम प्लस प्लस Li++ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो वापस कहाँ पर आ गया, वो हाइड्रोजन के बराबर ही आ गया, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1 बचा। तो इसकी 5वीं कक्षा के आपसे क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो अभी मैंने क्या बताया, फॉर्मूला Rn = R1n²/Z। R1 की वैल्यू कितनी होती है, 0.529। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर इस R1 की वैल्यू आपको पास दी होती क्वेश्चन में कुछ भी XYZ, तो आपको वो पुट करनी है हमेशा। अगर नहीं दी जाती है तो आपको R1 की जगह हमेशा कितना लेना है, 0.529 एंगस्ट्रॉन। अब आपके पास यहाँ से N की वैल्यू कितनी है, 5, और Z लिथियम के लिए कितना होता है, 3। तो इसमें पुट करोगे आप तो R5 = 0.529 × 5² 3। इसको आप सोल्व कर लेना, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, R5 की वैल्यू आ जाएगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है रेडियस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो आपको कभी 5वीं की देगा, 10वीं की पूछ सकता है, ऐसे ही किसी भी एटम के लिए पूछ सकता है। तो आपको केवल फॉर्मूला लर्न करना है, और इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो 3 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है Vn = ये होता है 2.186 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड Z/n। क्या होता है, 2.186 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ से देखा जाए तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो एक तो Z के प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि जैसे जैसे एटम नंबर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अगर मैं n की बात करूं तो n के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट आप अगर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड में कम, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम, फिफ्थ में और कम, ऐसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आपके पास इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है आपसे 10वें ऑर्बिट के लिए बात कर ले, जेड परमाणु क्रमांक किसी के लिए पूछ सकता है, लिथियम के लिए पूछ सकता है, पोटेशियम के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास सेकंड प्राचल। थर्ड अपने पास है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। एक इस वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, एक तो पहला रेडियस वाले से और एक इससे, यानी कि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है En = -13.6, यह आएगा Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो En प्रोपोर्शनल टू Z², En प्रोपोर्शनल टू 1/n², ठीक है। तो यहाँ से भी अपने पास एनर्जी का जो रिलेशन निकल के आता है ये होता है। अब अपने पास बात आती है कि जो एनर्जी की जो वैल्यू है, कुल ऊर्जा, वो निम्नतम किस में होती है, n = 1 कक्षक में। किस में होती है, n = 1 कक्षक में। फर्स्ट में इसको बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं, मूल अवस्था, फंडामेंटल स्टेट, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे आपके पास कक्षकों की संख्या बढ़ती है, n = 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब अगर इस n बराबर में 2, 3, 4, 5 की बात करूं, वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, उच्च ऊर्जा कक्षक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उच्च ऊर्जा कक्षक। इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होता है
वो किस में होगा, उत्तेजन अवस्था में होगा। किस में होगा, उत्तेजन अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो n बराबर में 1 के बाद में जो भी आपका कक्षक बनेगा वो सारा कौन सा कहलाएगा, उत्तेजन कक्षक कहलाएंगे। n बराबर में 1 के लिए कौन सा होगा, मूल अवस्था वाला होगा। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से हाइड्रोजन परमाणु के लिए मूल अवस्था के लिए सही होगा, तो वहाँ पर n बराबर में 2 दे रखा होगा, n बराबर में 0 दे रखा होगा, n बराबर में 1 दे रखा होगा, तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं En की बात करूं तो En इजिकल टू माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पर n स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जैसे जैसे आप n बराबर में 1 रखोगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो E1 की वैल्यू आएगी अपने पास माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप E2 की वैल्यू निकालोगे, n बराबर में 2 रखोगे तो 4 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो ये माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऐसे आपके पास E3 की वैल्यू निकालोगे तो N3 बराबर में क्या लिखोगे, n बराबर में 3 रखोगे तो 9 का डिवाइड कराना पड़ेगा, तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे E की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखा जाए तो सर यहाँ पर तो 13.6 था, ये 3.4 आ गया, 1 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, नहीं, आगे माइनस लगा हुआ है। इस माइनस का मतलब क्या हुआ कि पहले माइनस के 13.6 थे, अब माइनस के 3.4 आए, माइनस का 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब 0 की ओर अपन पॉजिटिव मान की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं इसमें ग्राफ बनाऊं एनर्जी लेवल का n बराबर में 1 के लिए, ये n बराबर 2 के लिए, यहाँ पे थी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे अपने पास और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, तो जो गैप आएगा इन एनर्जी लेवल में वो धीरे, सबसे ज़्यादा बड़ा गैप किस में पाया जाता है, पहले और दूसरे कक्षक में, उससे फिर कम किस में आ जाएगा, दूसरे और तीसरे में। ऊपर जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे जो अपने पास एनर्जी लेवल बन रहे हैं उन एनर्जी लेवल के अंदर जो गैप होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो एक तो अपने पास ये क्वेश्चन, अब यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन क्या बना था कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए मूल अवस्था ऊर्जा का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था। तो मूल अवस्था के लिए आपको n बराबर में हमेशा कितना पुट करना है, 1, तो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने पास कुल ऊर्जा में 2 ऊर्जाएं होती है हमेशा। 2 ऊर्जाएं कौन कौन सी, एक होती है आपके पास गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, प्लस एक आपके पास कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर इनमें मैं तीनों में रिलेशन निकालूं, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जो अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा बराबर होती है किसके, कुल ऊर्जा के, लेकिन धनात्मक होती वही है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इसका फॉर्मूला आता है वो सेम आता है, लेकिन कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, जबकि गतिज ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वो तो हमेशा क्या होगा, En के बराबर। ठीक है, सेकंड, अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, स्थितिज ऊर्जा, इस स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा U, वो आपके पास जो टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी का क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, डबल। तो स्थितिज ऊर्जा जो अपने पास कुल ऊर्जा होती है उसकी कितनी होती है, 2 गुना होती है, 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो इन दोनों रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा, वो कैसे आएगा, देखो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से आएगा कि ये कोई अपने पास हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था ऊर्जा कितनी है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन हो, तो
गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यह आपसे उल्टा पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी देके आपसे टोटल ऊर्जा पूछ सकता है, स्थितिज ऊर्जा पूछ सकता है। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, लेकिन मोड में हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, -13.6। तो आपके पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, मोड का मतलब प्लस का चिन्ह आ जाएगा इस पर। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो टोटल एनर्जी होती है उसका डबल। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -2 × 13.6, और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 27.2 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। हो सकता है आपको टोटल एनर्जी की बजाय आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दे, फिर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, या काइनेटिक एनर्जी देके आपसे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास इन परिकल्पनाओं पे, जो परमाणु मॉडल था उसकी परिकल्पनाओं पे क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। फिर इसके जो पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर पे अपन ने क्वेश्चन किए। एनवी कक्षा की जो रेडियस थी उस पे अपन ने क्वेश्चन किए। ऐसे अपन ने इलेक्ट्रॉन का जो वेग था उस पे अपन ने क्वेश्चन किए। ऐसे अपने पास टोटल ऊर्जा थी उस पे भी अपन ने क्वेश्चन किए। अब इसी में आगे अपन चलते हैं कि जो एक टॉपिक आता है इसी में तरंग संख्या, न्यू बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है 1/λ, वेवलेंथ के इनवर्स के इक्वल। तरंग संख्या का मतलब ये है कि एकांक दूरी पर तरंगों की जितनी भी संख्या होगी वो क्या कहलाती है, तरंग संख्या। यानी कि यूनिट डिस्टेंस पे नंबर ऑफ वेव क्या कहलाती है अपने पास, तरंग संख्या। अब जो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास 1/λ इजिकल टू, ये होता है R Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस के 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर R क्या है, रिडबर्ग नियतांक। क्या है, रिडबर्ग नियतांक। ठीक है, जिसकी वैल्यू लगभग 1.09 × 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, ये रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू होती है। यहाँ पर n1 प्रथम कक्षक, n2 क्या है, द्वितीय कक्षक, या अपन n1 को उच्च कक्षक मान सकते हैं, n2 को क्या मान सकते हैं, निम्न कक्षक। यहाँ से अपन इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी इस फॉर्मूले की वो अपने पास रहेगी। अभी हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उस पे ध्यान देते हैं। देखो, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। अब पहले बात तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जो अपना कोई भी परमाणु है, एटम है, वो उत्तेजन अवस्था में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। यानी कि ऊर्जा विकिरण के ग्रुप के रूप में आती हो, उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम को जो हाइड्रोजन का है इसको बोर ने कुछ पार्ट में अलग अलग डिवाइड करा, क्योंकि इससे पहले जो मॉडल था वो रदरफोर्ड का मॉडल था। उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी क्या, कि उसने परमाणु के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो उसको एक्सप्लेन किसने किया, बोर ने। तो देखो, जैसे ये अपने पास कोई भी मैं बना रहा हूं यहां पर 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, n = 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे चलेगा।
देखो और एक अपने पास लास्ट ये आ जाएगी। ये लो, तो इसमें जो इसने अलग अलग डिवाइड किया, इसमें सबसे पहले जो है ये है अपने पास लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज, जिसको अपन पराबैंगनी क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड जो आता है बामर श्रेणी, जिसका दूसरा नाम होता है दृश्य क्षेत्र यानी कि विजिबल रीजन। ठीक है, ये जो तीसरा पार्ट है पाश्यन, ब्रैकेट और ये आएगा फुंड, इन तीनों को बोला जाता है अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, ये अपने पास हाइड्रोजन एटम का क्या एक स्पेक्ट्रम ग्राफ है, जिसको अपने 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इस लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज का मतलब क्या है कि जब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जब हाई एनर्जी लेवल से यानी कि उच्च ऊर्जा कक्षक से प्रथम किसमें, प्रथम निम्न कक्षक में क्या करे, संक्रमण करे। कौन से वाले में आए हो, फर्स्ट के अंदर आए, तो उस स्थिति में जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होगा, इमिट होगा, उस समूह को या उस स्पेक्ट्रम को अपन क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। ठीक है, तो कहां से, उच्च कक्षक से सीधा किस में आए, फर्स्ट कक्षक में। किस में आए, फर्स्ट कक्षक में। तो इस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, लाइमन श्रेणी। इसका मतलब यहाँ पर जो n1 की वैल्यू होगी वो 1 होगी और n2 की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 2, 3, 4 एंड सो एन इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से आपके पास जो n1 है वो तो आपका फर्स्ट रहेगा इसमें, और जो n2 की वैल्यू है वो यही आपके पास उच्च बन जाएगा सेकंड वाला। तो ये भी उच्च है, ये भी उच्च है, ये भी उच्च है और ये भी उच्च है। तो n2 की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4, 5 से। ठीक है, अब मैं इसमें एनर्जी परास निकाल रहा हूँ। एनर्जी क्या, वेवलेंथ परास। अपने पास अभी फॉर्मूला था R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपके पास ध्यान रखना, एक फर्स्ट लाइन की निकालेंगे अपन। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि n1 बराबर में आप 1 लोगे और n2 बराबर में आप 2 लोगे, तो इसको बोलेंगे आप फर्स्ट लाइन। ठीक है ना। जब n1 बराबर में 1 लोगे और n2 बराबर में इन्फिनिटी लोगे, ये आपके पास बनेगी अंतिम लाइन। कौन सी बनेगी, अंतिम लाइन। तो मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, 1/λ1 इजकल टू R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से 4 LCM आएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3R/4। तो λ1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी 4/3R। अब ध्यान रखना 1/ जो R है इसकी वैल्यू अपने पास होती है 912 एंगस्ट्रॉन। डायरेक्ट याद रखना इसको, कितनी होती है, 912 एंगस्ट्रॉन। तो λ1 इजकल टू कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू 912। इसको आप कराओगे तो ये 1216 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा।
तो जो इसकी फर्स्ट लाइन है उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कितनी आएगी, 1216 एंगस्ट्रॉन। अब मैं अंतिम वाले की निकाल रहा हूँ। अंतिम के लिए आप क्या लोगे, n1 बराबर में तो 1 लेना ही है, लेकिन n2 बराबर में कितना लोगे आप, अनंत लोगे। तो 1/λ इन्फिनिटी, तो 1/r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞, ये तो 0 हो जाएगा। तो लैम्बडा इन्फिनिटी आपके पास लास्ट वाली जो वैल्यू बनेगी वो 912 एंगस्ट्रॉन बनेगी। तो इसका मतलब देखा जाए तो जो लाइमन सीरीज आपके पास, लाइमन श्रेणी, उसकी जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की जो परास आई वो कितनी आई, 1216 एंगस्ट्रॉन से लेकर 912 एंगस्ट्रॉन। अब इसी से क्वेश्चन बनेगा आपके कि आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से लाइमन श्रेणी की परास कितनी, कौन सी है। तो आपका इनका बीच का जो भी मान होगा वो आपका हमेशा लाइमन ही माना जाएगा। 1216 एंगस्ट्रॉन से लेकर 912 एंगस्ट्रॉन के बीच के जितने भी डिजिट आएंगे वो सारे आपके किसके होंगे, लाइमन श्रेणी के। किसके होंगे, लाइमन श्रेणी के। अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड, बामर श्रेणी की। बामर श्रेणी का मतलब होता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक से किस में जाए, द्वितीय निम्न कक्षक में, सेकंड में। किस में जाए, सेकंड में। जैसे मैंने एक ग्राफ बना रखा था, इसमें देखो कि जब उच्च से किस में जाए, सेकंड वाले में। किस में जाए, सेकंड वाले में। जो ग्रीन लाइन वाला मैंने बना रखा है पूरा आपका कौन सा है, बामर श्रेणी। तो इस स्थिति में आपके पास क्या होगा, बामर सीरीज होगी। तो यहाँ पर जो n1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और n2 आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5 एंड सो इन्फिनिटी। ये तो हो गया हमारे पास बामर सीरीज। अब ध्यान रखना बामर के लिए हमेशा n1 कितना होगा, 2, और n2 आपका 3, 4, 5, 6, 7 वहाँ से स्टार्ट होगा। ये आपको डाटा याद रखना है कि बामर के लिए कितना होता है n1, बस केवल n1 याद रखना है। n2 का मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखनी है आपको। थर्ड अपने पास बात करते हैं पाश्यन की। पाश्यन में क्या होगा, उच्च कक्षक से किसमें जाए, निम्न तृतीय कक्षक में। किसमें जाए, थर्ड कक्षक में अगर वो संक्रमण करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जो भी आपके पास तरंगे उत्पन्न होंगी या रेडिएशन इमिट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पाश्यन सीरीज। तो यहां पर n1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, n2 कहां से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ऐसे अपन बात कर ले ब्रैकेट की। ब्रैकेट के लिए n1 बराबर में कितना होगा, जो यहां से n2 स्टार्ट हो रहा है वो इसका क्या बन जाएगा, n1। तो n1 बराबर में 4, n2 बराबर में 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और ऐसे लास्ट में फुंड की बात कर लूं तो फुंड सीरीज में n2 आपका कितना होगा, 5, और n3 आपका कितना होगा, n2 कितना हो जाएगा, 6, 7, 8 से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या याद रखना इनमें, केवल n1 की वैल्यू। लाइमन में कितनी होती है, 1, बामर में कितनी होती है, 2, पाश्यन में कितनी होती है, 3, ब्रैकेट में कितनी होती है, 4, और फुंड में कितनी होती है, 5। ये तो आपको n2 की वैल्यू पूछना। अब बात आती है अपने पास इसमें, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया अभी लाइमन श्रेणी में निकालने का तरीका बताया मैंने, प्रथम और अंतिम का। सर हमारे से प्रथम देख के 10वीं का पूछे या 50वीं का पूछे तो हम याद कैसे रखेंगे इनको कि n2 की वैल्यू 51 लेनी है, 50 लेनी है, 60 लेनी है। तो उसका हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, क्या कि जैसे ये मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूला, इसको आपके पास n2 का जो फॉर्मूला होगा हमेशा क्या होगा, n1 प्लस कक्षा। समझना, जैसे आपसे पूछेगा बामर श्रेणी की 10वीं कक्षा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास। बामर श्रेणी की 10वीं कक्षा की त्रिज्या,
तो आपको पहले बात तो बामर के लिए N1 याद होना चाहिए, कितना होता है 2। तो उसके लिए N2 कितना होगा 2 प्लस कक्षा कौन सी पूछा आपसे, 10वीं 10th, तो इसकी जगह आप क्या रख दो 10। तो आप N2 की वैल्यू कितनी लोगे वहां पर 12, ये आपकी 10वीं कक्षा ले जाएगी। तो आप उसी फॉर्मूले में N1 बराबर में 2 रखोगे और N2 बराबर में कितना रखोगे 12, और वही आपका फॉर्मूला 1/λ बराबर में R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस के 1/N2 स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए यहाँ से इस फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन, यानी कि जो अपने पास जितने भी पैरामीटर्स थे उनके बारे में। ठीक है ना, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इनकी क्वेश्चन सीरीज भी लेऊंगा मैं, नेक्स्ट क्लास अपने पूरे क्वेश्चन ही करेंगे इस पे, जितने भी आए हुए हैं या आ सकते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन अपन बात करेंगे। लास्ट इसमें अब आता है कि जो बोर मॉडल है उस बोर मॉडल की कमियां क्या क्या हैं, क्या बोर मॉडल की कमियां, यानी कि ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। पहली कमी तो क्या है भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है इसने क्या माना कि नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते हैं। बोर ने तो ये माना कि सर्कुलाकार ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलिप्स ऑर्बिट होते हैं उनमें क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अकॉर्डिंग, इनवर्स स्क्वायर जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग किसमें रिवॉल्व करते हैं, इलिप्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ना कि सर्कुलाकार। यानी कि पहली कमी तो यही है कि वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, किसमें लगाएंगे, दीर्घ वृत्ताकार में। किसमें लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में, यानी कि एलिप्स। और ये किसके अकॉर्डिंग ज्ञात हुआ, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार। किसके अनुसार, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार, स्क्वायर इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग। सेकंड इसका ड्रॉबैक क्या है, बोर ने नाभिक को स्थिर माना है। क्या माना है, स्थिर, रेस्ट पोजीशन पे माना है न्यूक्लियस को, और ये तभी पॉसिबल है जब उसका मास क्या हो, इन्फिनिटी हो। भाई स्थिर तभी हो सकता है जब उसका मास बहुत ज़्यादा हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसने नाभिक को क्या मान लिया, स्थिर माना, जो संभव नहीं है। ठीक है, तीसरा ड्रॉबैक क्या है इसका कि जो इसने बताया था कि कोणीय संवेग का जो मान होता है वो h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, यानी कि उसके मल्टीप्लाई में चलेगा, लेकिन उसका कोई भी रीजन नहीं बताया इसने कि भाई मल्टीप्लाई में ही क्यों चलता है। उसने अगर इतना सा बोल देता कि जो कक्षकों की संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, 1 2 3 होंगे, तो ये ड्रॉबैक नहीं होता। लेकिन उसने इतनी सी गलती कर दी, उसने बताया नहीं, इसलिए इसका ये ड्रॉबैक नहीं मान सकता होता। लेकिन उसने उसके बारे में कोई भी विचार प्रकट नहीं किए। तो थर्ड इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि जो इसने कोणीय संवेग का जो क्वांटीकरण दिया, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका आधार प्रस्तुत नहीं किया, यानी कोई भी बेस नहीं बताया कि किस कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट इस मॉडल ने दो, एक तो स्टार्क और एक जी मान, इन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये दो जो आपके इफेक्ट इसमें, एक जीमान इफेक्ट और एक स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों को भी बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। अब जीमान इफेक्ट क्या है, जीमान और स्टार्क इफेक्ट का मतलब है कि जब आप किसी भी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका जो स्पेक्ट्रम बना था, अभी लाइमन सीरीज बना था, फुंड सीरीज बना था, ब्रैकेट सीरीज बना था, वो और लाइनों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसको तो बोलते हैं अपने स्टार्क। और जीमान का मतलब जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दें,
मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो क्या होता है, और लाइनों में विभाजित हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं जीमान इफेक्ट। इसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे। एक और है कि जो अपन ने लाइन बामर सीरीज और पाश्चन सीरीज पढ़ी, उनकी जो लाइनों की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसका मापन भी नहीं किया, उसका मापन भी नहीं किया। तो ये भी एक ड्रॉबैक था इसका। क्या था? ड्रॉबैक। तो यहाँ तक अपन ने थ्योरेटिकल पढ़ा, इस पे कुछ क्वेश्चन लिए। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा अपन न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे। तो थैंक यू।